भाग 107। आखिरी दिन का शाही फरमान, द रॉयल डिक्री। क्लाउड मैनर की सुबह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन डाइनिंग टेबल पर मातम छाया हुआ था। मेज पर दुनिया भर का नाश्ता सजा था। फ्रेंच क्रोइसेंट्स, अमेरिकन पैनकेक्स, साउथ इंडियन डोसा और ताजे फलों का रस। लेकिन किसी के गले से निवाला नहीं उतर रहा था। रहमत अपने आलू के पराठे को कांटा चम्मच से ऐसे तोड़ रहा था जैसे किसी दुश्मन का ऑपरेशन कर रहा हो। यार, रहमत ने उदास होकर कहा, कल फिर वही हॉस्टल की पीली दाल और वार्डन की डांट। मेरा दिल बैठ रहा है। रोहित ने अपनी खाली प्लेट को घूरा। सपना टूटने वाला है भाई। सिंड्रेला को वापस कद्दू में बैठना पड़ेगा। तभी यशवर्धन यश अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। उसने रेशम का बाथरोब पहना था और हाथ में एस्प्रेसो का कप था। उसने एक जोरदार ताली बजाई जिससे सब चौंक गए। ओ ए मजनुओं, शक्लें क्यों लटकी हैं? यश ने अपनी चिर परिचित करोड़पतियों वाली मुस्कान के साथ कहा। अभी 24 घंटे बाकी हैं और यशवर्धन के मेहमान कभी उदास होकर विदा नहीं होते। रोहित ने सिर उठाया। तो क्या करें भाई? बैग पैक करें? बिल्कुल नहीं। यश ने अपनी रोलेक्स डेटोना घड़ी चेक की। मेरा प्राइवेट हेलीकॉप्टर और गाड़ियां तैयार हैं। आज हम कोई बोरिंग मनाली दर्शन नहीं करेंगे। आज हम द यशवर्धन एक्सपीरियंस जिएंगे। ऐसा दिन जो तुम अपने पोतों को सुनाओगे। राघव ने अपनी कॉफी पीते हुए कहा। यश, यार मुझे थोड़ा आराम। यश ने उंगली दिखाकर उसे चुप करा दिया। शट अप, मिस्टर जीनियस। आज आराम हराम है। आज सिर्फ यादें बनेंगी। जाओ, सबसे अच्छे कपड़े पहन लो। 15 मिनट में लॉबी में मिलो। जो लेट हुआ वो पैदल दिल्ली जाएगा। भाग 108। अंगूरों का बाग और नशेड़ी रहमत, द विनयार्ड और द ड्रंकार्ड। आधे घंटे बाद उनका काफिला पहाड़ियों के नीचे उतरा। 3 काली रेंज रोवर्स एक विशाल प्राचीन शैली के लोहे के गेट के सामने रुकी। गेट पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, वाईवी वाइनरीज और एस्टेट्स। ये 50 एकड़ में फैली यश की निजी वाइन फैक्ट्री थी। हवा में पके हुए अंगूरों और गीली मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू थी। स्वागत है, यश ने कार से उतरते हुए कहा। यहाँ हम भारत की सबसे महंगी विंटेज वाइन बनाते हैं, जिसकी एक बोतल की कीमत तुम्हारे कॉलेज की एक सेमेस्टर की फीस से ज्यादा है। वे अंदर गए। वहां तापमान ठंडा था। लकड़ी के विशालकाय बैरल्स बैरल्स एक कतार में रखे थे। यश ने उन्हें वाइन चखने, टेस्टिंग की प्रक्रिया समझाई। रोहित ने खुद को बड़ा शराब का पारखी कॉनसॉर साबित करने की ठान ली। उसने एक क्रिस्टल ग्लास उठाया, उसे नवाबों की तरह गोल गोल घुमाया और नाक के अंदर तक ले जाकर सूंघा। हम्म। रोहित ने आंखें बंद करके गंभीर चेहरा बनाया। इसमें इसमें ओक की लकड़ी की महक है, थोड़ी सी बेरीज है और थोड़ा सा पसीने का एहसास है। यश अपनी हंसी रोकते रोकते खांस पड़ा। रोहित भाई, वो ओक वुड की खुशबू है, पसीने की नहीं। और तुम ग्लास के अंदर नाक मत डालो, पी लो उसे। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब रहमत की बारी आई। रहमत ने कहा, भाई मैं शराब नहीं पीता। यश ने शैतानी मुस्कान के साथ वेटर को इशारा किया। इनके लिए मेरा स्पेशल रिजर्व लाओ। वेटर एक फैंसी बोतल लाया जिसमें शुद्ध अंगूर का रस, ग्रेप जूस था, लेकिन बोतल वाइन की थी। रहमत ने 2 ग्लास पिए। उसके दिमाग ने उसे धोखा दिया, प्लासिबो इफेक्ट। 5 मिनट बाद रहमत लड़खड़ाने लगा। उसने रोहित के कंधे पर हाथ रखा। ओ ए रोहित। रहमत की आवाज भारी हो गई। भाई, ये जमीन हिल क्यों रही है? मुझे दुनिया घूमती हुई दिख रही है यार। क्या नशा है इस महंगी शराब में? अनन्या ने अपना सिर पीट लिया। अरे ओ देवदास, वो जूस है, ट्रॉपिकाना का जूस। उसमें अल्कोहल का एक कतरा नहीं है। रहमत एकदम से सीधा खड़ा हो गया, जैसे करंट लगा हो। है? जूस है? तो मैं फालतू में गिर रहा था? फिर उसने वेटर की तरफ देखा। भैया, जूस तो अच्छा था। एक ग्लास और देना, थोड़ा नमक डालकर। भाग 109। मौत के ऊपर लंच, डाइनिंग ऑन दी एज। वाइनरी के बाद यश उन्हें लंच के लिए ले गया। लिफ्ट उन्हें पहाड़ की चोटी पर ले गई। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, रोहित की चीख निकल गई। सामने द स्काई डेक रेस्टोरेंट था। ये रेस्टोरेंट जमीन पर नहीं था। ये पहाड़ की चट्टान से 50 फीट बाहर हवा में लटका हुआ था। और सबसे डरावनी बात, इसका फर्श फ्लोर पूरी तरह पारदर्शी कांच ग्लास का था। नीचे देखने पर हजारों फीट गहरी खाई और छोटे छोटे पेड़ दिख रहे थे। भाई, नीचे देख। रोहित ने रहमत को जकड़ लिया। अगर ये कांच चटका तो हम सीधे यमराज के पास डिनर करेंगे। यश सबसे आगे बेखौफ होकर चला और अपनी रिजर्व टेबल पर बैठ गया। डरो मत,
ये 3 इंच मोटा बुलेट प्रूफ ग्लास है। इस पर हाथी भी भांगड़ा करेगा तो नहीं टूटेगा। आ जाओ। लंच बेहद शाही था। टेबल पर इटालियन पास्ता, मैक्सिकन टाकोस और हिमाचली धाम का फ्यूजन था। वेटर ने एक डिश रखी। सर, ये है ट्रफल मशरूम रिसोटो विद गोल्ड डस्ट। रहमत ने डिश को टेढ़ा करके देखा। भैया, नाम तो भारी है, लेकिन दाल चावल अचार और पापड़ मिलेगा क्या? देसी पेट है, ये सोना चांदी नहीं पचेगा। यश हंसा। उसने वेटर को इशारा किया। इनके लिए शहर की सबसे बेस्ट दाल मखनी और लच्छा पराठा लाओ। मेरे दोस्त की खुशी से बढ़कर कोई गोल्ड डस्ट नहीं है। उस लंच में उन्होंने बहुत बातें की। राघव ने पहली बार अपने सारे दर्द और तनाव को भुलाकर ठहाके लगाए। खाते वक्त राघव ने देखा कि रोहित और अनन्या एक ही प्लेट से चॉकलेट मूस खा रहे थे। रोहित ने अनजाने में थोड़ी चॉकलेट अनन्या की नाक पर लगा दी और अनन्या ने उसे डांटने के बजाय हंसकर साफ किया। राघव ने यश को कोहनी मारी। देख रहा है? यश ने वाइन का घूंट भरा। दाल मखनी में तड़का और इन दोनों के बीच कुछ काला प्यार। दोनों पक रहे हैं। भाग 110, नियॉन एरिना का महायुद्ध, द नियॉन शोडाउन। शाम के 5 बज रहे थे। यश की गाड़ियां एक विशाल गुंबद डोम के सामने रुकी। ये यश का प्राइवेट इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था। अंदर घुसते ही ऐसा लगा जैसे वे ट्रॉन ट्रॉन फिल्म में आ गए हों। पूरा हॉल नीली और बैंगनी नियॉन लाइट से जगमगा रहा था। एक हाईटेक टर्फ बिछा था। खाना पीना बहुत हो गया। यश ने अपनी इटालियन जैकेट उतारकर फेंकी। अब थोड़ा पसीना बहाते हैं। बॉक्स क्रिकेट। टीमें बनी। टीम टाइटंस, यश और राघव, द पावर डुओ। टीम जोकर्स, रोहित और रहमत, द कॉमेडी किंग्स। एम्पायर, अनन्या सीटी के साथ तैयार। मैच शुरू हुआ। रोहित ने पहली बॉल फेंकी। यश ने बैट घुमाया। खटाक। बॉल सीधे बाउंड्री के बाहर। ये चीटिंग है, रोहित चिल्लाया। ये बैट महंगा है, इसमें स्प्रिंग लगा है। यश भाई, तुम अमीरों के चौंचले हैं ये। फिर राघव की बैटिंग आई। रहमत बॉलिंग कर रहा था। राघव ने बैट पकड़ा। उसे याद आया कि उसकी बाजुओं में एडेनियन ताकत है। उसे बहुत संभल कर खेलना था। रहमत ने बॉल फेंकी। राघव ने सोचा कि सिर्फ हल्का सा टच करूंगा। उसने कलाई घुमाई। टन। आवाज ऐसी आई जैसे गोली चली हो। बॉल रॉकेट की रफ्तार से निकली और सामने की स्टील की दीवार से जा टकराई। वहां एक गहरा डेंट, गैद डेंट पड़ गया और बॉल वहीं दीवार में चिपक गई। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। यश ने उस डेंट को देखा, फिर राघव की पतली कलाई को। उसे पता था कि कोई सामान्य जिम जाने वाला भी लोहे की दीवार में गड्ढा नहीं डाल सकता। यश की आंखों में एक समझदारी थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो बैट थोड़ा भारी है, राघव ने हकलाते हुए बहाना बनाया। और जिम जा रहा हूं आजकल। आखिरी ओवर। रोहित की टीम को जीतने के लिए एक बॉल पर 4 रन चाहिए थे। रोहित बैटिंग पर था, यश बॉलिंग पर। यश, जो एक बेहतरीन बॉलर था, ने जानबूझकर एक आसान फुल टॉस फेंकी। रोहित ने आंख बंद करके बल्ला घुमाया। छक्का। जीत गए। हम जीत गए। रोहित और रहमत पागलों की तरह चीखने लगे। रोहित ने अपनी टी शर्ट उतारकर हवा में लहरा दी और घुटनों के बल स्लाइड किया। वर्ल्ड कप हमारा है। यशवर्धन हार गया। यश और राघव एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। कभी कभी हारने में ही असली जीत होती है। भाग 111, विदाई और एक चाबी का बोझ, द की टू द ओशन। रात हो चुकी थी। यश उन्हें छोड़ने सीधे अपने प्राइवेट एयरपोर्ट ले गया। रनवे पर नीली लाइटें जल रही थीं और यश का सफेद जेट उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा था। इंजन की वह आवाज हवा में थी। विदाई का वक्त आ गया था। हवा ठंडी थी, लेकिन दिल भारी थे। यश ने सबसे पहले रोहित को गले लगाया। रोहित, तुम बहुत एंटरटेनिंग हो यार। जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया बोरिंग है या जेब खाली है, मुझे कॉल करना। और हाँ, यश ने सोने के रंग का एक कार्ड निकाला। ये मेरे दिल्ली के सभी 5 स्टार रेस्टोरेंट्स का ब्लैक कार्ड है। लाइफ टाइम फ्री खाना। दोस्तों के लिए कोई बिल नहीं। रोहित की आंखों में असली आंसू आ गए। उसने कार्ड चूमा। भाई, तू इंसान नहीं, देवता है। मैं तेरी मूर्ति बनवाऊंगा। फिर यश ने अनन्या और रहमत से हाथ मिलाया। अंत में वो राघव के सामने खड़ा हुआ। बाकी लोग प्लेन की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। यश ने अपनी जेब से एक छोटी सी अजीब डिजाइन वाली काली धातु की चाबी निकाली और राघव की हथेली में रख दी। ये क्या है? राघव ने पूछा। यश का चेहरा गंभीर हो गया। राघव, तुमने कहा था अगला खतरा पानी से है। ये मेरे मुंबई स्थित मरीन रिसर्च सेंटर के सेक्टर 9 की मास्टर की
मास्टर की है। वहां समुद्र के नीचे मेरी एक प्रोटोटाइप सबमरीन खड़ी है, द ट्राइडेंट। द ट्राइडेंट वो दुनिया की सबसे तेज और खामोश सबमरीन है। यश ने राघव के हाथ को अपनी दोनों हथेलियों में भींचा। वो अब तुम्हारी है। जब भी तुम्हें लगे कि ओमेगा आ रहा है, उसका इस्तेमाल करना। राघव ने चाबी को मुट्ठी में भींच लिया। मैं इसका कर्ज कैसे चुकाऊंगा यश? यश ने राघव को कसकर गले लगाया। दोस्तों में कर्ज नहीं, फर्ज होता है मेरे भाई। जा, दुनिया बचा। और अगली बार जब मिलेंगे तो क्रिकेट मैच में जीतूंगा। राघव मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। वो पलटा और प्लेन की सीढ़ियां चढ़ गया। जेट ने उड़ान भरी। राघव खिड़की से नीचे देख रहा था। यश रनवे पर खड़ा एक छोटे से बिंदु की तरह हाथ हिला रहा था। धीरे धीरे क्लाउड मैनर और हिमालय की चोटियां बादलों में खो गईं। राघव ने अपनी सीट बेल्ट बांधी और आंखें मूंद लीं। छुट्टियां आधिकारिक रूप से खत्म हो चुकी थीं। दिल्ली का प्रदूषण, कॉलेज की राजनीति और समुद्र के हजारों फीट नीचे बैठा वो अनजान दुश्मन ओमेगा, सब उसका इंतजार कर रहे थे। तैयार हो जाओ दोस्तों, राघव ने मन ही मन कहा, अपनी मुट्ठी में उस चाबी को महसूस करते हुए। असली खेल तो अब शुरू होगा।